नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम G20 के विषय में बात करेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि खबरों में क्यों है, उसके बाद हम जानेंगे कि G20 क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो G20 के मेंबर्स हैं, क्या इसका तरीका रहता है, कैसे फंक्शन करता है G20। उसके बाद हम इनिशिएटिव्स की बात करेंगे जो हाल ही में हुए G20 18th G20 में इंडिया की तरफ से लिए गए। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि भारत और कनाडा के बीच कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसके विषय में, कि क्या उसके कारण हैं जिस वजह से भारत और कनाडा के बीच कुछ टेंशन्स बनी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि खबरों में क्यों है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17th समिट कंप्लीट हुई G20 की, जिसकी अध्यक्षता यानी कि प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी। और उसके बाद डिसाइड किया गया कि 18th समिट जो है G20 की वो इंडिया में होगी और इंडिया उसका प्रेसिडेंट होगा। तो आप जैसा फोटो में देख पा रहे होंगे कि जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं वो भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को जो G20 का जो ऑफिशियल जो भी आप कह सकते हैं सिंबल है या वो दे रहे हैं इंडियन पीएम को, ठीक है। और इसमें दिसंबर 1 से लेकर के और 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी रहेगी। और इसमें अलग अलग फेजेस में बहुत सारी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस इंडिया के अंदर होने वाली हैं। उन सब की चर्चा एक पूरे ओवरव्यू हम इसका देखेंगे और G20 के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं G20 क्या है। तो G20 बेसिकली एक ग्रुप ऑफ नेशन है, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, ठीक है, जिसमें 19 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज एंड एक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और इन 19 कंट्रीज को मिलाकर के बनता है G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। The G20 is composed most of the world's largest economy। G20 जो है वर्ल्ड की जितनी सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उनको कंबाइन करता है, इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग नेशंस। इसमें दोनों है, इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो शामिल हैं। एंड अकाउंट फॉर अराउंड 90% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। अगर GWP की बात करें तो ये लोग 90% का योगदान देते हैं और 75 to 80% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं, इसमें लगभग 90% GWP है, 75 to 80% इंटरनेशनल ट्रेड का योगदान ये देते हैं। उसके अलावा 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड रफली हाफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। लगभग अगर सबको मिला दिया जाए तो वर्ल्ड का आधा एरिया हम कह सकते हैं कि ये G20 के जो देश हैं, 20 कंट्रीज़ हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो शायद ये नेक्स्ट टाइम आप पढ़ें, अभी तो बदलाव नहीं होने वाला कि ये G20 जो है वो G21 हो जाए, क्योंकि अभी भारत की अध्यक्षता में एक और अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। The G20 was founded in 1990 in response to several world economic crisis। 1999 में G20 को स्टैब्लिश किया गया, फाउंड किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस थे जो वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिल रहे थे, ठीक है। सबसे पहले एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 से 1999 तक चला। दिस वॉज अ मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्फ्रेंस दैट अक्रॉस व्हेन द G7 आस्क्ड बोथ रिच एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज टू पार्टिसिपेट। 1997 से 99 के बीच चलने वाले एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जो G7 कंट्रीज थे, या कई बार वो आप G8 भी कह सकते हैं कि रशिया आया और फिर उसके बाद चला गया, तो G7 या G8 जो कंट्रीज थे उन्होंने इनवाइट किया जो वर्ल्ड की डेवलपिंग और रिच इकोनॉमीज थी उनको, ठीक है। The first conference of finance ministers and central bank governor took place in 1999। 1999 में जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे उनकी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
2008 आते आते फाइनेंशियल क्राइसिस के अलावा भी वर्ल्ड लेवल पर और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने लगी। फिर ज़रूरत महसूस हुई एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट की। तो द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ न्यू लेवल ऑफ पॉलिटिकल एग्रीमेंट। इट वॉज डिटरमाइंड दैट द G20 लीडर्स विल मीट वंस अ ईयर फ्रॉम नाउ ऑन। यानी कि 2008 में ये निर्णय लिया गया कि अब से जो है G20 के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो साल में एक बार जरूर मिलेंगे। उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं या जो राष्ट्र में किसी में प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, वो राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे और बैठ करके एक बार बात करेंगे। द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर कंटिन्यू टू मीट ऑन देयर ओन ट्वाइस अ ईयर टू हेल्प प्रिपेयर फॉर दीज समिट्स। यानी कि जो G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स या सेंट्रल बैंक गवर्नर थे, जिनका 1999 से एक समिट होता चला आ रहा था, वो साल में 2 बार मिलेंगे और इसकी प्रिपरेशन को लेकर के जिक्र करेंगे। दे मीट एट द सेम टाइम एज द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की मीटिंग होगी या जो मिलेंगे, उसी टाइम पर इनकी भी मीटिंग होगी और ये होने वाले G20 के विषय में या उसकी प्रिपरेशंस को लेकर के जिक्र करेंगे। अब बात करते हैं G20 मेंबर्स की। तो स्टार्टिंग में G7 हम देखते हैं। G7 में कौन कौन से मेंबर्स थे? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये G7 के मेंबर थे। बाद में इनमें एक और मेंबर ऐड हुआ और ये बन गया G8 और जो 8वां मेंबर था वो था रशिया। उसके बाद 1999 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बहुत सारी जो डेवलपिंग जो इकोनॉमीज़ थी वर्ल्ड की, उनको इनवाइट किया गया। तो उनमें था अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। और इन सबको मिला करके बन गया हमारा G20। ठीक है, अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका और फंक्शनिंग क्या है। तो G20 प्रेसिडेंसी साइकिल्ड एवरी ईयर इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रक्चर दैट इंश्योर रीजनल बैलेंस ओवर अ टाइम। यानी कि जो G20 के जितने भी कंट्रीज हैं उनको साइकिल्ड वे में एवरी ईयर हर कंट्री जो है क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। द 19 कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। ये जो 19 कंट्रीज हैं इनको 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ईच विद नो मोर देन 4 कंट्रीज। यानी कि एक ग्रुप में 4 कंट्रीज होंगे। टू सेलेक्ट द प्रेसिडेंट, और वो अपने प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करेंगे। ईच फंक्शन टेक्स टर्न होल्डिंग द प्रेसिडेंसी, और वो प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगा। एवरी ईयर द G20 इलेक्ट्स अ प्रेसिडेंट फ्रॉम अ डिफरेंट ग्रुप। ओके, इन ग्रुप 2 इंडिया जो है वो ग्रुप 2 में आता है। इज जॉइंड बाय रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। देयर इज अ नो फिक्स्ड सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर फॉर द G20। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि G20 का कोई फिक्स्ड सेक्रेटरीट नहीं है। जैसे UN की अगर हम बात करें तो उसका क्या है, एक सेक्रेटरीट है। तो उसकी फंक्शंस और बाइंडिंग फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट तरीके की हैं। और G20 के अगर विषय में बात करें तो उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक सेक्रेटरीट नहीं है और ना ही कोई हेडक्वार्टर है जहां से चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके। इंस्टेड द G20 प्रेसिडेंट इज इन चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग द G20 एजेंडा टुगेदर इन कंजंक्शन विद अदर मेंबर एंड रिएक्टिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट। अब इसमें जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या करेगा कि जितने भी G20 के जो मेंबर हैं, ग्रुप ऑफ 20 के जो मेंबर्स हैं, उनके बीच अपने जो एजेंडाज हैं उनको रखेगा। ठीक है, उस एक तरीके से आप उसको ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं हम कि एक बहुत ही प्रचलित टर्म जो आजकल हम सुन रहे हैं, दैट इज ट्रोइका। तो ये ट्रोइका है क्या? तो ट्रोइका बेसिकली G20 के जो कंट्रीज हैं उनके 3 कंट्री, एक वो कंट्री जहां पर जो प्रेसिडेंसी अभी उसकी संभाल रहा है, एक वो कंट्री जो फ्यूचर में संभालेगा, और एक कंट्री जिसने पास्ट में G20 की प्रेसिडेंसी की हुई है। तो इंडोनेशिया 2022 में
इंडोनेशिया में था G20 का समिट, 2023 में इंडिया में, और 2024 में बाली के अंदर होने वाला है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक ट्राइंगल जैसा हमारा बनता है। तो इसमें इंडिया जो कि अभी प्रेसिडेंसी जिसने की, समिट इंडिया के अंदर कंप्लीट हुई, उससे पहले इंडोनेशिया 2022 में हुई, 2024 में ब्राज़ील में होने वाली है। तो ये तीनों कंट्री मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो काम करता है G20 के जो एजेंडाज हैं या जो भी अब समिट में जो चीज़ें इनिशिएटिव्स लिए गए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या है, इम्प्लीमेंट कराने का कर्तव्य इनके पास होता है। ठीक है, एक लिंक ये बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम वर्क ऑफ G20। G20 काम कैसे करता है? तो G20 वर्क स्प्लिट इन 3 ट्रैक्स। हम 3 ट्रैक्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरा शेरपा ट्रैक और तीसरा एंगेजमेंट ग्रुप। सबसे पहले बात करते हैं हम फाइनेंशियल ट्रैक की। तो फाइनेंशियल ट्रैक्स क्या होते हैं? जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होंगे, ये बेसिकली क्या करते हैं, अपनी इनकी, अब जैसे हमने पहले पढ़ा कि इनकी 2 मीटिंग्स होती हैं, 1 साल में 2 बार मीटिंग करेंगे और G20 को फाइनेंशियल मैटर्स पे तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा अगले साल जो होने वाला G20 है उसकी प्रिपरेशंस को लेकर के भी काम करेंगे। सेकंड आता है शेरपा ट्रैक, ऑफिशियल फॉर कंडक्टिंग समिट। शेरपा ट्रैक कौन होता है, मतलब शेरपा कौन होगा? एक ऑफिशियल नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाएगा फॉर कंडक्टिंग समिट, समिट को कंडक्ट कराने का जिम्मा जिसके ऊपर होगा। ठीक है, और ये रिपोर्ट करेगा किसको? पीएम को। इंडिया में बात कर रहे हैं तो पीएम को, बाकी इंडोनेशिया में था तो वो प्रेसिडेंट को। तो ये रिपोर्ट किसको देगा? पीएम को देगा। अभी जो इंडिया के G20 के जो शेरपा थे वो थे हमारे अमिताभ कांत जी। नेक्स्ट, अब फाइनेंशियल G20 है तो इसमें फाइनेंशियल ट्रैक्स की तो बात हुई। ठीक है, मतलब फाइनेंस को लेकर के, क्योंकि बेसिकली स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, उसको लेकर तो बात होगी ही। उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ हैं जिन पर चर्चा की जाएगी इस समिट में? टू इंगेज डिफरेंट स्टेक होल्डर, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे B20 एक टर्म देखने को मिलेगा, B20 होता है बिजनेस 20, तो जो अलग अलग कंट्रीज़ के बिजनेस हैं वो सबमिट करते हैं। उसके अलावा सिविल्स 20 का मतलब जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। यूथ 20, यूथ से रिलेटेड मुद्दा हो गया, या वुमेन 20, वुमेन से T20 का मतलब टूरिज्म 20 या लेबर 20। और उसके अलावा इसमें बाइलेटरल टॉक्स भी होती हैं, जैसा आपने देखा होगा अभी का G20 जो दिल्ली में हुआ उसमें जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, जब वो इंडिया आए तो उसके बाद वो पीएम मोदी से मिले, जहां पर बाइलेटरल टॉक उन दोनों के बीच में हुई। तो ये सारी चीज़ें, ये एंगेजमेंट प्रोग्राम जो है G20 के उस पूरे ईयर में चलता रहता है। नेक्स्ट हम समझते हैं, बात करेंगे G20 जो हाल ही में भारत में 2023 में संपन्न हुआ है। ठीक है, भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा था। दिसंबर 1, 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास इसकी अध्यक्षता रहेगी। और उसके बाद 2024 में 1 दिसंबर 2024 से इसकी अध्यक्षता जो है वो चली जाएगी ब्राज़ील के पास। ठीक है, तो G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि आदरणीय मोदी जी हैं, जिन्होंने आगे लिखा हुआ है इस बार भारत, और उनके साथ जो इंडिया के कुछ चुनिंदा लोग वो हैं। नेक्स्ट आप ये अगले पिक्चर में देख रहे होंगे, ये भारत का बहुत ही खूबसूरत, ये G20 का वेन्यू था इंडिया का, भारत मंडपम। भारत मंडपम को देख रहे होंगे। अब G20 के बाद भी आप इसका क्या होगा, बहुत से लोगों का सवाल होगा कि अब G20 तो ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या ये अगले G20 के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी कॉन्फ्रेंस वगैरह, मीटिंग्स वीटिंग्स वो सब चलती रहेंगी। प्राइवेट पर्सन भी कोई अगर किसी को कुछ बड़ा कोई कॉन्फ्रेंस या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ करना है, अगर वो इसमें करना चाहे तो ITPO के थ्रू इसमें बुकिंग, वेबसाइट पे जाके बुकिंग कर सकता है और इसमें इवेंट हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये भारत मंडपम। बात करते हैं अब G20, भारत की प्रेसिडेंसी थी, ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स थे जो इसमें लिए गए?
सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो भारत को आने वाले भविष्य में और ज़्यादा मजबूत करेगा, पहला था जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था वो था इनकल्केशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इनटू G20। तो भारत का जो इनिशिएटिव था सबसे पहला इनकल्केशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो भारत ने यूरोपियन यूनियन को जो है G20 का मेंबर बना दिया है। तो अब अगर करंटली अगर हम बात करें तो G20 तो 20 कंट्रीज़ तो पहले से थे, अब एक क्या मिल गया, अफ्रीकन यूनियन। तो अब इसमें 2 यूनियन हो चुकी हैं, अफ्रीकन यूनियन है ये, और इससे पहले जो थी वो यूरोपियन यूनियन थी। तो 2 यूनियन हो गई हैं और 19 कंट्रीज़ हैं। तो आई होप इसका नाम बदल जाना चाहिए, अब ये G21 हो जाना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो जो अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं अज़ाली ओसमानी, उनको जो है आदरणीय पीएम मोदी जी ने इसका सदस्य बनाया है, अफ्रीकन यूनियन को इनकलकेट किया है G20 में। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ट्रेड के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा और भारत को और ज़्यादा मजबूत प्रदान करेगा। अगर अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो आप देखते होंगे वहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। तो अब चूँकि इंडिया ने इस बात का समर्थन किया है अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का, तो जाहिर सी बात है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसका झुकाव भारत की तरफ, और अफ्रीकन यूनियन और भारत के संबंधों को भी मजबूत करेगा। भविष्य में आने वाले समय में UN में भी अफ्रीकन यूनियन भारत का समर्थन करेगी। और ट्रेड के लेवल पे बात करें या फिर जियोपॉलिटिकल लेवल पे बात करें तो हर तरीके से बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है भारत के लिए ये अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराना। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम मॉडर्न स्पाइस रूट भी कहते हैं। तो ये फ़ोटो में देख रहे होंगे जैसे पीएम मोदी हैं, ओसमानी साहब हैं, और दोनों गले मिल रहे हैं, और उसके बाद इनको मेंबर बनाया गया है, ज्वाइन कराया गया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये भारत है, बॉम्बे है। तो यहाँ से ये कॉरिडोर शुरू होगा और इसमें बेसिकली 2 रूट हैं। एक तो सी रूट है जो आप डॉट 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 में देख पा रहे होंगे, ये पूरा एक सी रूट रहेगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रेल रूट होगा। तो यहाँ से इंडिया बॉम्बे से शुरू होगा और UAE और सऊदी अरेबिया से होते हुए इजराइल और उसके बाद ग्रीस, मतलब ये यूरोप को कनेक्ट करेगा। तो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप, इसके बीच का ये कॉरिडोर है। तो यहाँ से ये सी रूट पहुँचा UAE, उसके बाद ये ट्रेन का, रेल का रूट है, जिससे बेसिकली आप किसी कंट्री के साथ में अगर ट्रेड करते हैं तो आपके पास या तो सी रूट होता है या फिर एयर से आते हैं आप। और कुछ कंट्रीज़ में ठीक है ट्रेन से, लेकिन कुछ कंट्री जो सी के आसपास हैं जहाँ पर पॉसिबल नहीं है ट्रेन, तो वहाँ पर तो सी रूट और एयर रूट ही इस्तेमाल होता है, जिससे खर्चा भी उन चीज़ों का बहुत आता है। ठीक है, इसके सी रूट के बनने के बाद जो स्वेज नहर है उसके अंदर जो व्यस्तताएं हैं वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, और ये भारत को ट्रेड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक और मजबूती प्रदान करने वाला है, क्योंकि भारत में अब ट्रेड बढ़ेगा, आसानी से आवाजाही बनी रहेगी इस कॉरिडोर की मदद से, और इस बड़ा सस्ता भी पड़ेगा ये, क्योंकि सी रूट और रेल रूट है, बाकी एयर रूट की तुलना में काफ़ी कम इकोनॉमिक रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवाइवल ऑफ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है उसमें मतलब सब लोगों की दृष्टि भारत की तरफ थी कि हम किसका स्टैंड लेंगे, लेकिन भारत ने अपने स्टैंड को न्यूट्रल रखा, और जो भी कंट्री है, मतलब रशिया है या यूक्रेन के साथ जो भी उनका जो रिलेशन है उसको सामान्य रखा है। अगर वहाँ से कुछ ट्रेड हो रहा है तो उसको जारी रखा है, किसी भी चीज़ को बंद नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें जब वॉर जो चल रहा है तो उसमें कहा गया कि जो भी, ऐसा नहीं है कि आप फूड वगैरह की सप्लाई को बंद कर दें किसी कंट्री के लिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जारी रहेंगी। फेयर एंड सस्टेनेबल टैक्स सिस्टम की बात इनिशिएटिव लिया गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट रेगुलोजी, तो UN ने, आप जानते हैं 2023 को
मिलेट ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो भारत भी इस चीज़ पर बड़ा जोर दे रहा है मोटे अनाजों को लेकर के। जैसा कि देख रहे होंगे G20 की जो समिट हुई उसमें जो भी मेहमान आए उन सबको भारत की तरफ से जो भोजन परोसा गया वो मिलेट्स से, जो भी मोटे अनाजों से निर्मित है, उस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया, वेज खाना बिल्कुल। ग्लोबल हेल्थ और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो ग्लोबल हेल्थ को लेकर के तो भी इसमें इनिशिएटिव लिया गया। दूसरा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा कदम है। आने वाले भविष्य को अगर देखा जाए तो ये भारत को मदद करेगा नेट जीरो कार्बन का जो टारगेट है उसको अचीव करने में। तो चलिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को एक बार हम समझ लेते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भारत की तरफ से लिया गया एक इनिशिएटिव है, ठीक है। अब इसके फाउंडिंग मेंबर 3 हैं, भारत, ब्राज़ील, यूएसए। भारत, ब्राज़ील, यूएसए ये 85% ग्लोबल प्रोडक्शन करते हैं इथेनॉल का और 81% कंजम्पशन है। जो भारत है वो लगभग 3% का उत्पादन करता है, ब्राज़ील है वो लगभग 27% का उत्पादन करता है और यूएसए लगभग 55% का 55% का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। बायोफ्यूल होता क्या है? तो बायोफ्यूल जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। क्रॉप स्टब होते हैं जो आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के आसपास जब भी फसल कट जाती है तो पराली वराली जलाने का सिस्टम है, तो वो जो पराली है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है प्लांट के वेस्ट से, और उसके अलावा सॉलिड वेस्ट से भी बायोफ्यूल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। आपको ये मिल सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, तीनों नेचर में ये अवेलेबल है, ठीक है। तो अब इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है कि आजकल देख रहे होंगे कि इन्वायरमेंट को लेकर के सभी लोग, बहुत सारे कंट्री बहुत सजग हैं, ठीक है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने पर बहुत ज़्यादा जोर है। आजकल देख रहे होंगे आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बड़ा प्रचलन हो चुका है। उसके अलावा जो भारत का मोटिव है वो 2070 तक नेट कार्बन के नेट जीरो को अचीव करना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो इसलिए भारत ने इसको अपना इनिशिएटिव की सूची में इसको रखा। बाकी भारत ने G20 के जितने भी देश हैं उन सबको आमंत्रित किया, बोला है कि आप भी लोग आइए, इससे जुड़िए और विश्व को जो है नेट जीरो कार्बन, नेट जीरो एमिशन से अचीव कराना है। अब बात करते हैं इंडिया कनाडा टेंशन्स के विषय में। आप जैसा कि आप लोगों ने सबने देखा होगा कि खबरों में कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो साहब, वो लगभग 2 दिन तक भारत में ही फंसे रहे क्योंकि उनके जो प्लेन जिससे वो आए थे उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। उसके अलावा उनको वापस जाने में 2 दिन लगे। भारत ने ऑफ़र भी किया कि आप जा सकते हैं, हम आपको भेज देते हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं एक्सेप्ट किया। उसके अलावा एक प्रोटेस्ट खालिस्तान को लेकर के G20 समिट चल रहा था, उसी समय कनाडा में खालिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा था और उसमें उन्होंने भारत को तोड़ने की, उस खालिस्तानी प्रोटेस्ट में भारत को तोड़ने की बात कही गई। तो इसको लेकर के पीएम मोदी ने ट्रूडो से बात की और उन्हें बताया कि जो खालिस्तानी गतिविधियां जो कनाडा के अंदर चल रही हैं उन पर आप रोक लगाइए। तो इसको लेकर के काफ़ी टेंशन का माहौल था। जो डिनर था प्रेसिडेंट ने जो होस्ट किया था इंडिया के, उसमें भी ट्रूडो साहब नहीं आए। बाकी नेताओं ने भी काफ़ी अलग थलग दिखे। उसके अलावा इनके देश का जो खुद का मीडिया है और वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रूडो साहब की चर्चाएं की और उन्होंने इनको एक असफल प्राइम मिनिस्टर बताया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर के ट्रूडो जो है बिल्कुल फेल हो चुके हैं, अपना स्टैंड नहीं लिया और उन्होंने भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं उनको भी ख़राब किया है। तो आई होप आज के सेशन में आपको G20 से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को समझने में आसानी रही होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।